हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 31 अगस्त की प्रीलिम बूस्टेड न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है पाइलस क्लाउड के बारे में। चाइना के एक शहर में देखा गया कि एक इंद्रधनुष सा कुछ बादलों के ऊपर बना, और असल में वो इंद्रधनुष नहीं था, खुद में एक बादल ही थे, एक क्लाउड था। तो इस तरह के क्लाउड को कहते हैं पाइलस क्लाउड, और ये क्लाउड बहुत कम समय तक बना रहता है। क्या है ये क्लाउड, कहाँ फॉर्म हुआ, कहाँ देखा गया? तो पहले जो शहर था चाइना का, हाइकू सिटी, वहाँ ये देखा गया। और ये असल में एक तरह के क्लाउड्स होते हैं जो इसलिए फॉर्म होते हैं कि हमें पता है कि जब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो फॉर्म के क्लाउड्स होते हैं जो आपको इस तरह के घेरे से बना के फैलते हैं। एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है क्लाउड्स का बना हुआ। अब देखिए, बहुत ज़्यादा अगर कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है और जो इन बादलों का गुच्छा है उनके ऊपर ठंडे बादल जाने लगते हैं जिनमें आइस ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो बर्फ़ के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कण बन जाते हैं आसपास, और उनको क्लाउड के फॉर्म में बार बार ऊपर की तरफ धक्का लगता है हवा के थ्रू, और वो एक टोपी के शेप में, आपने टोपी देखी ना, हैट, कुछ इस तरह ही बादलों के ऊपर ये ठंडे जो बादलों का समूह है या उसके कण है वो ऊपर चले गए। वहाँ पे कुछ बर्फ़ फॉर्म हुई पड़ी है। उन बर्फ़ों में जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उनकी वजह से आपके इस तरह का कलर फॉर्म होता है। तो असल में यही है, पाइलस क्लाउड इस तरह से फॉर्म होता है। और ये रेनबो नहीं होता, असल में खुद में एक क्लाउड होता है, यानी कि स्मॉल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट का एक क्लाउड होता है जो ऊपरी सतहों पर जो क्यूमुलो फॉर्म में बनता है, जिसपे कि जो आपकी सन रेज है वो पड़ती है, तब ये आपको देखने को मिलता है सबसे ऊपरी इलाकों में, क्योंकि कंडेंसेशन हो जाता है। कहानी ये होती है कि कूलर एयर आपके ठंडे मॉइस्चर को ऊपर की तरफ खींचती है, जहाँ पे आइस ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, जहाँ लाइट का डिस्पर्शन होता है, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि ये एक रेनबो जैसा कुछ कलरफुल फॉर्म होता है जिसे हम पाइलस क्लाउड कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि पाइलस क्या है, क्या वो क्लाउड है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये पता होना चाहिए आपको किस तरह के क्लाउड्स में फॉर्म होता है। तो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ये फॉर्म होता है, जो कि टॉप लेवल पे होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि क्या क्या जो प्लेस क्लाउड, पाइलस क्लाउड है, या क्या वो एक रेनबो है? तो वो रेनबो नहीं है, वो इंद्रधनुष से अलग है। उनका फेनोमेना क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और किस तरह फॉर्म होता है एक बेसिक तरीके से हमने समझ लिया। इनको कंफ्यूज नहीं करना है लेंटिकुलर क्लाउड से। लेंटिकुलर क्लाउड्स असल में बिल्कुल पाइलस क्लाउड की तरह ही होते हैं। दाल की शेप आपने देखी होगी, उस तरह से वो फॉर्म करते हैं, बिल्कुल गुच्छा होता है बादलों का वो। तो ये बिल्कुल अलग है। ये जो लेंटिकुलर क्लाउड्स होते हैं ये हिल्स या माउंटेन्स पे फॉर्म होते हैं। जब हिल्स या माउंटेन्स का जो निचला सतह होता है ना, यहाँ पर अक्सर लेंटिकुलर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जबकि पेलेस क्लाउड्स जो होते हैं जब आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की अपर सतहों पर फॉर्म होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होते हैं, 5-6 मिनट मैक्सिमम, तो उनकी संभावना कम होती है फॉर्म होने की। लेंटिकुलर क्लाउड्स जनरली ज़्यादा फॉर्म होते हैं, और ये बाकी क्लाउड से काफ़ी डिफरेंट होती है। इनकी शेप काफ़ी अलग होती है, कभी यूएफओ जैसा दिख गया, जैसे मैंने बताया ना, गोल गोल ऐसे घेरे की तरह बनते हैं, ये अलग हैं देन पीलेस क्लाउड्स। तो लेंटिकुलर क्लाउड्स क्या होते हैं, पीलेस क्लाउड्स क्या होते हैं, क्या इनकी बेसिक कहानी है, वो हमने समझ ली। अगला आर्टिकल बात करता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले जैसे आपको अगर आपके शिप्स की बात हो गई या आपको बेसिक सर्वेलेंस के लिए एक शिप चाहिए, तो वहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इंडिया ने पहला इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स है जोधपुर में, वो पहले सप्ताह में अक्टूबर में बनाकर तैयार किया है, जो कि इंडियन एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। जो किसने बनाए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने। हमने हाल के बाकी भी कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक हेलीकॉप्टर इन्होंने ही बनाया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए यूज़ किया जाएगा। ये क्या खासियत है इसकी? तो इसका कौन सा इंजन बना है? तो इसमें शक्ति इंजन फॉर्म किया गया है। और क्या स्पीड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है ये? तो एंटी टैंक रोल का काम कर सकता है, क्योंकि ज़मीन के सतह के पास रह सकता है ये। जो एनिमी के अगर कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आर्मरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्काउट का रोल कर सकता है कि अगर आपको सर्विलेंस करना है, चेक करना है कि एयर डिफेंस के एसेट्स कौन से हैं उनको उड़ाने, तो वहाँ ये बड़ी सफलतापूर्वक काम कर सकता है, जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। कहाँ? जोधपुर में। किसने बनाया? एचएएल में। कौन से इंजन्स? शक्ति इंजन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहानी है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने 2 कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगा। एक हमारा पीएसआईआर का कोर्स है, जो कि सुमित सर की लीडरशिप में लॉन्च हो रहा है। 12 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पीएसआईआर का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा, विद डिटेल्ड एनालिसिस, प्रॉपर पीवाईक्यू डिस्कशंस, प्रॉपर क्लासरूम शेड्यूल्स। और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है।
इसके अलावा आपके पास प्रारंभ है, जो हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच है, जो कि अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीक़ों से आपके पास उपलब्ध है, जहाँ टेस्ट सीरीज से लेके NCERTs, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, सब कुछ विद डेप्थ कराया जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों कोर्सेज में कहीं भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स पर और हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये बातें होंगी मेरे 2 कोर्सेज़ के बारे में। अब आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस रूल में कुछ बदलाव सेंटर द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि जो शॉफर्स और डोमेस्टिक हेल्प की बात है तो वो रिटायर्ड जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अब उनके पूरे जीवन काल तक दिए जाते हैं। जो असिस्टेंट है, सेक्रेटेरिएट जो दिया जाता है ऑफिशियल काम के लिए, वो भी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उनको सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस मिलेगी और जो उनके स्टाफ होंगे उनकी सैलरी अलाउंस बिल्कुल उसी के बराबर होगी जो किसी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को दिए जाते हैं। फिर सिक्योरिटी कवर की जब हम बात करें, 24 आवर्स सिक्योरिटी कवर 5 साल तक के लिए दी जाएंगी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। याद रखिए, हर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनते। फिर जो पुराने CGI हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जो जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएं, ऑब्वियस सी बात है। जो इनका एक बिल है वो अराउंड 4200 तक ये रिम्बर्स करा सकते हैं अपने फ़ोन का और इंटरनेट का। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है। जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर कुछ लाउंज होते हैं, स्पेसिफिक VIP लॉन्जेस, उनमें स्पेशल एंट्रेंस और स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं चीफ जस्टिस और जजेस को। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको मिलनी जारी रहेंगी, ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी जज को किसी राज्य की सरकार की तरफ से या फिर किसी और पद पे होने की वजह से ये सुविधाएं पहले से मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ऑलरेडी एक सेक्रेटेरिएट मिला हुआ है, एक रेंटेड अकोमोडेशन मिली हुई है, सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, तो उनको दुगना मिलेगा, वो एक ही जगह का मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन है, जब आप दूसरी जगह इस पोस्ट में कहीं पर ऐसे फ़ायदे उठा रहे हो तो आपको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। अगला आर्टिकल बात करता है IIT गुवाहाटी के बारे में, एक न्यूज़ के बारे में, जहाँ पर एक ऐसा मटेरियल तैयार किया गया है मरीन माइक्रो एल्गी से, जिससे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लाइफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनकी जो वो सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है माइक्रो एल्गा डुनालेला। तो जो डुनालेला नाम का ये जो एक आपका माइक्रो एल्गी है, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया तो ये नाम बड़ा अजीब है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ड्यूनालेला टेट्रियोलेक्टा नाम का ये जो एक माइक्रो एल्गी है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वेजिटेबल या सब्जी के ऊपर एक कोट बनाने के लिए। एक थिन सी फिल्म बना दी उसके ऊपर, इसको कवर करके रखा, तो देखा गया, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च है जिनको कोटेड नहीं किया गया था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, बर्फ़ी की बात करूँ, काजू की बर्फ़ी होती है, काजू कतली से कहते हैं, या फिर कई और मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्युमिनियम फॉइल की, चमकीला सा आपको दिखता है, वो एडिबल होता है, लोग खा भी सकते हैं। कुछ ऐसी कोटिंग सब्जियों पे की जाएगी या फिर फलों पे की जाएगी तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये कहाँ मिला हुआ है, कहाँ बात हुई? IIT गुवाहाटी में। इसका नाम क्या है? डुनालिया टेट्रियोलेक्टा। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट है तो है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इससे एल्गल ऑयल निकलता है जो कि ओमेगा 3 का एक बड़ा सोर्स है और बायोफ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी भी, पर अब इससे अब ऐसा भी कुछ किया जा सकेगा जो कि एक मास स्केल पे प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी रखता है। अभी तक इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फिल्म बनाई जाएगी, एडिबल फिल्म, जैसे मैंने बताया कि बर्फ़ी के ऊपर एक पतली सी फिल्म लगी होती है, कुछ उसी से आप इमेजिन करिए कि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होंगी, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ कर पाएगा ये, और बेहतर तरीके से जो आपकी लाइफ है, शेल्फ लाइफ फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो पेरिशेबल है वो बढ़ जाएंगी। इंटरनली अभी हमें इतना ही इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना, जब तक कि मास प्रोडक्शन होता नहीं, इट्स नॉट दैट रेलेवेंट। पर IIT गुवाहाटी से आया है तो नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डुनालेलिया टेट्रियोलेक्टा और क्यों ये नाम में है, इससे क्या बायोफ्यूल भी बनता है? तो हाँ बनता है। ओमेगा फैटी एसिड का सोर्स है? तो हाँ है। तो ये 3 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। ये नॉन टॉक्सिक है इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, ताकि एडिबल रूप से भी ये बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। अगला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। आप अक्सर सोचते हैं कि आपके पास जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या वो लेकर आप विदेश जा सकते हैं, क्या वहाँ वो वैलिड होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज़ ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है कि और ज़्यादा इसको सहूलियत भरा किया जाए कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले पाएँ। ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लगभग 150 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है। ये असल में एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो UN द्वारा इशू किया जाता है, ऑथोराइज़ किया जाता है, इशू नहीं, ऑथोराइज़ होता है उनके द्वारा,
कि कोई भी टूरिस्ट अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, उनके पास उस देश का अगर लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हो सकता है आपके पास लाइट व्हीकल्स का हो या आपके पास हैवी व्हीकल्स का हो। तो जब आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो आप उसको एक तरह से ऑथराइज सोर्सेज के थ्रू ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें, ताकि जो दूसरी एजेंसी है वो समझ पाए कि अच्छा इसके पास ये लाइसेंस है, इस तरह की गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो उस देश के ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन होगा, जिससे जो बाकी जहाँ आप जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, उस देश में भी उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके कि अच्छा इनके पास एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है, ताकि अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करके आप अपनी गाड़ियाँ चला पाएँ। तो ये जोनल ऑफिस द्वारा दिया जाता है। इसकी जो परमिट है, इसकी लिमिट है 1 साल तक की, और जिस कंट्री में आपको जाना है उसके 1 साल के अंदर ही आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। इंडिया क्या किसी ऐसी कन्वेंशन ऑफ सिग्नेटरी है जहाँ ये ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल इंडिया है। इंडिया सिग्नेटरी ऑफ 2 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड एंड ट्रैफिक ऑफ 1949। तो इंडिया को ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करना पड़ता है, क्योंकि एज पर दिस कन्वेंशन अगर आपको दूसरे देश के जो नागरिक आ रहे हैं या आपके नागरिक दूसरे देश एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो वो अपने लाइसेंस का ट्रांसलेशन ले जाकर एक और परमिट लेकर कि वो जा सकते हैं कि भाई इंडिया में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ड्राइविंग के लिए परमिट है आपके पास है, तो हो सकता है आपको यूके यूएस में भी परमिट मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप ड्राइव कर सकते हैं रोड पे। तो ठीक उसी तरह आपको तभी वो परमिट आपके नागरिकों को मिलेगा जब आप दूसरे नागरिकों को भी रिकॉग्नाइज करोगे कि उसके देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी इंडिया में वैलिड होगा विद अ कॉपी जो ऑथराइज है यूएन से। तो ठीक उसी कन्वेंशन के अंदर, विच इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड एंड ट्रैफिक ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन, उसके अंदर इंडिया सिग्नेटरी है, तो इंडिया को प्रोवाइड करना ये आवश्यक है। तो क्या ऐसी कोई ऐसी अगर पूछा जाए कि इज़ देयर एनी कन्वेंशन अराउंड ड्राइविंग लाइसेंसेस और दिस परमिट, तो येस देयर इज अ जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 डीलिंग स्पेसिफिकली विद दिस। अगला आर्टिकल पूगा वैली के ऊपर है। कहाँ पूगा वैली है भाई? लद्दाख में। और ये इंडिया का एक मेजर जो एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बन रहा है उसको लेकर रिलेटेड है, कि जो नयोमा सब डिवीजन है लद्दाख का, उन्होंने कहा है कि ओएनजीसी को कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रिकॉशन रखिए, ताकि ये जो वैली है काफ़ी सेंसिटिव है, इतनी हाइट पे एक जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और एक जहाँ से एनर्जी सोर्सेज का नया हब बन सकता है। पर समस्या ये है कि वो इतनी हाइट पर है कि काफ़ी इको सेंसिटिव है। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट दे फॉलो हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स इन दिस। तो इसमें कई सारे, इस इलाकों में कई सारे आपको हॉट सल्फर स्प्रिंग्स मिलते हैं, मड पूल्स मिलते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और कई तरह के जानवर भी मिलते हैं। और इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो कहाँ बनने वाला है? तो पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी और वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा ये। तो कहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है? तो वो लद्दाख में बन रहा है। किस जगह बन रहा है? तो पूगा वैली में बन रहा है। पूगा वैली कहाँ सिचुएटेड है? इन द चांगतांग वैली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। तो चांगतांग वैली में है ये, और ये दिखाता है कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल है, इंडिया कोशिश कर रहा है उनका इस्तेमाल करने का। तो पूगा वैली कहाँ सिचुएटेड है, क्यों न्यूज़ में है और क्या इसकी खासियत है, वो हमें पता लग गई। अगला आर्टिकल बात करता है इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो क्या है ये? असल में इसका इनकी एक नई रिपोर्ट आई है, लोकलाइज टू ग्लोबलाइज, एक्सपोर्टिंग एट स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। अब इतना लंबा नाम तो नहीं आएगा, पर ग्लोबलाइज टू लोकलाइज नाम की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो कहाँ से आया है? तो वो ICRIER यानी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने निर्गत किया है। तो क्या ये गवर्नमेंट बॉडी है? तो नो, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स पॉलिसी ओरिएंटेड थिंक टैंक, इकोनॉमी थिंक टैंक, जिसका काम है जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें नॉलेज बढ़ाई जाए और ज़्यादा डिस्कशन हो, डिबेट हो। ये प्रमुख रूप से 5 एरियाज पे रिसर्च करते हैं: ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल रिलेशंस। तो ये इनके प्रमुख एरियाज हैं। इनकी ये रिपोर्ट है विच इज़ ग्लोबलाइज टू लोकलाइज। किसने इशू करी? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इज इट अ गवर्नमेंट बॉडी? नो, इट्स अ थिंक टैंक, अ पॉलिसी थिंक टैंक। ये इंडस्ट्री बॉडीज़ जो है मोबाइल और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की, इनकी जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ब्रांड ओनर्स हो गए या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हो गए, रिटेल चेन ऑपरेटर्स हो गए, इन सब का एक समूह है जो मिलकर काम करता है। ICAI, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये इनके विजन को आगे ले जाता है, ताकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर आपस में मिल पाएँ और देख पाएँ कि कैसे हम जो भी काम हो रहा है उस पर बढ़ोतरी ले पाएँ। ठीक है। अगला आर्टिकल बात करता है ज़ॉम्बी आइस के बारे में। रिसेंटली देखा गया ग्रीनलैंड का कि एक बड़ी आइस शीट वो पिघलेगी, जिससे ग्लोबल सी लेवल 10 इंच तक बढ़ सकता है अपने आप। अब देखिए, एक स्टडी कह रही है, जनरली UPSC ऐसी स्टडीज़ को उतनी मान्यता नहीं देती क्योंकि ऑफिशियली UN की स्टडी नहीं है ये, लेकिन ज़ॉम्बी आइस क्या होती है न्यूज़ में रहा तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, कुछ नॉर्मली जो आइसबर्ग्स होते हैं, आइस शेल्फ्स होते हैं, ग्रीनलैंड की बात कर लें या फिर आप
अगर आप हिमालय के भी ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स हमेशा जुड़े रहते हैं एक प्रमुख सोर्स से, जहाँ उनको पानी या फिर जो उनकी जो कूलिंग है वो होती रहती है, जो वाटर सोर्स है वो इंटैक्ट रहता है। ज़ॉम्बी आइस या फिर जो डूम्ड आइस है, ये ऐसी आइस है जिसको कि जो मेन ग्लेशियर से जो फीड आती थी, जिसके थ्रू उनका वो जो संरचना थी उस तरह से बनी रहती थी, वो नहीं रह पा रही है। क्यों भाई? उनका कहाँ से वो जो सिस्टम है, अब जैसे ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूट के अलग हो गया, तो यहाँ नॉर्मली जो ग्लेशियर का सस्टेन होता था वो तभी हो पाएगा जब एक पूरा भूभाग जुड़ा हुआ हो। तो वो भूभाग टूट के अलग हो गया, सो दे गेट डिस्कनेक्टेड, दे आर लाइक अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी क्या होता है? अपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जैसे हम डूम्ड आइस भी कहते हैं कि ऐसी आइस है जो इसके आसपास, शेल्फ के आसपास बर्फ तो है, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है अपने पेरेंट बॉडी से, जहाँ से मेन जो बर्फ़ का सोर्स था वो आता हो, जहाँ से ये सस्टेन कर पाए अपने आप को। कुछ पिघल भी गया तो वहाँ से और पानी आएगा, ठंडा माहौल है तो बर्फ़ पिघल के और जम के और ज़्यादा परत मोटी होती चली जाएगी। क्या होता है, समय के साथ परतें मोटी होती चली जाती है ग्लेशियर्स की। लेकिन अगर ग्लेशियर टूट के अलग हो गया, एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हुआ, तो उसके साथ आसपास आइस तो होगी, पर वो पेरेंट बॉडी के साथ नहीं होगा, तो उतनी ज़्यादा आइस जमा नहीं हो पाएगी, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसे कहते हैं ज़ॉम्बी आइस। और कहा जा रहा है कि एक ज़ॉम्बी आइस जो ग्रीनलैंड में है, वो आइस शीट अगर पिघली तो 10 इंच तक ग्लोबल सी लेवल राइज कर सकता है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट कर रही है और इसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा। तो इतना अगर सी लेवल बढ़ता है तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो IPCC की रिपोर्ट थी उसने कहा था 2 से 5 इंच तक की बढ़ोतरी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही अभी तक बढ़ोतरी को बता रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस स्टडी इज़ नॉट, UPSC ऐसी स्टडीज़ पे क्वेश्चन जनरली कम पूछते हैं, पर ज़ॉम्बी आइस क्या है या फिर डेड आइस या आप डूम्ड आइस किसे कहते हैं, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की बात आती है, जो आपको पता है कि भाई पहले यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, फिर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी इसको बढ़ावा देने की, कुछ राज्यों ने भी फॉलोअप किया कि हर डिस्ट्रिक्ट जिसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक प्रोडक्ट को बनाने में या उसके प्रोडक्शन में, उस पर फोकस करना। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक ODOP और एक ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जैसे UPI ने सबको एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड दिया, उसी प्रकार से एक वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हो, जहाँ सभी लोग एक मेन चैनल से जुड़ जाएं। जो मैन्युफैक्चरर लेट से किसी एक देश के किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, तो वो भी उस नेटवर्क के थ्रू अपने सामान को उसी तरह बेच पाए जैसे कोई सेलर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे बेच पाता है। तो टू क्रिएट इक्विटी इन द मार्केट ऑफ रिटेल बिजनेस, क्योंकि हमने देखा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसी कंपनियों का मेजर शेयर होता जा रहा है रिटेल मार्केट में। तो कोई दुकानदार चाहे तो इक्वली कम्पीट कर पाए, उसके लिए एक ओपन नेटवर्क बन रहा है डिजिटल कॉमर्स का, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब कोशिश ये की गई है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि क्यों ना हम ODAP इनिशिएटिव को मैच कर लें ONDC के साथ। तो लेट्स से किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक प्रकार की मिठाई बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, अगर हम आगरा पेठा की बात कर लें, पेठा के प्रोडक्ट है जो आगरा में बहुत अच्छा बनता है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर वहाँ का पेठा ONDC से कनेक्टेड है, तो आगरा के दुकानदार पेठे को तुरंत, जब आपकी इच्छा हो, आप आगरा से पेठा, ऑथेंटिक पेठा वहाँ से मंगवा सकते हैं। वो आपके घर पे डिलीवर होगा। वो दुकानदार जो आगरा में कोई बैठे हैं तो वो आपके घर तक उसको पहुँचा पाएंगे विद द सेम एफिशिएंसी एज लाइक समवन जो अमेजॉन के थ्रू सेल कर रहा है। तो कोशिश है इसको कोलेबरेट कराने की। तो ये अडॉप्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के अंतर्गत, PMFME, यानी जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिनको सपोर्ट दी जाएगी कि वो एक क्लस्टर क्रिएट कर सकें। डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कहीं लीची बहुत मिलती है, कहीं आम बहुत अच्छे प्रोडक्शन या उपजाऊ है, बहुत फेमस है, तो वहाँ से आम के क्लस्टर्स बन जाएंगे। उनकी प्रोसेसिंग की बात हो गई या उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है तो उसके बारे में आसपास मार्केट डेवलप होगा, जो फिर प्रॉपरली ONDC का सहारा लेकर कस्टमर्स तक पहुंच पाएगा। तो एक प्रोड्यूस बेस्ड, सीरियल बेस्ड या फूड बेस्ड आइटम जो एक डिस्ट्रिक्ट का है उसको बढ़ोतरी दी जाएगी। जो पेरिशेबल आइटम हो, खास बात उसकी बात की गई है, पेरिशेबल आइटम हो तो वो पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं करना कि पेरिशेबल आइटम है तो आप सोच लो नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। पेरिशेबल आइटम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अक्सर पेरिशेबल आइटम्स ही बनते हैं इसका पार्ट बेसिकली। सो ये प्रोडक्शन और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर किस तरह से स्कीम बेहतर तरीके से जो एक इलाके में प्रोड्यूस होती है वो पूरे देश भर में पहुंचाई जा सके, उसके बारे में बात करती है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एग्री प्रोडक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ONDC का फायदा ये है कि ये कॉमन डिजिटल स्पेस बना पाएगा बायर्स और सेलर्स के लिए, और ई-कॉमर्स को बढ़ावा दे पाएगा, एक इक्विटी प्रोवाइड कराएगा बाकी मैन्युफैक्चरर और रिटेल सेलर्स के लिए भी। तो ये इंटीग्रेशन एक्सपेंड करेगा प्रोडक्ट्स को भी और मार्केट को भी। ये बात हो गई ONDC और ODOP की। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात हमने कर ली। क्या है चीज़ें हम थोड़ी बहुत समझ ली, और कैसे इसको बढ़ावा देने की बात कॉमर्स मिनिस्ट्री कर रही है उसके बारे में जाना।
अगला आर्टिकल सीड स्कीम के बारे में बात करता है। सीड स्कीम पहली बात किसने लॉन्च करी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो डी नोटिफाइड या नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं, उनको फ़ायदा मिलता है इस स्कीम के अंतर्गत। उनके लिए स्कॉलरशिप्स, कोचिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, चाहे वो उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, या हाउस होल्ड के लिए असिस्टेंस देने कर हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने को लेकर हो, उसके बारे में बात की जाती है। सीड स्कीम किसको केटर करती है, तो डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब को या सेमी नोमैडिक ट्राइब को। तो देखा गया काफ़ी वहाँ पर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, 402 एप्लीकेशन मिले हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। क्या स्कीम थी हमने समझ ली। इसके लिए एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको एक आईडी मिलता है, फिर उसके थ्रू आपको सपोर्ट किया जाता है। क्या होती है डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब? ये वो ट्राइब्स हैं जो मार्जिनलाइज हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, और दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जनरेशन, क्योंकि वो घुमंतु जीवन जीते थे, और पहले अंग्रेज इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट लगा देते थे। वो समझते थे कि क्योंकि ये सेटल नहीं हो रहे तो ये खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए, हमें टैक्स भी नहीं दे रहे, तो उनके खिलाफ हमेशा क्रिमिनल की तरह उन्हें देखा जाता था। तो वो हमेशा से सताए रहे, नेग्लेक्टेड रहे, मार्जिनलाइज रहे, क्योंकि मूवमेंट पे रहते थे। वो इलाके ऐसे थे जो डेवलप नहीं थे, गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं गया। सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन द वर्स्ट ऑफ द लॉट। तो उनके सुधार के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके बाद एक बात आई जो न्यूज़ में थी, वो थी रजिस्ट्री फॉर टू चेक बैंकिंग फ्रॉड्स। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, लगातार कोई कॉल आ गया किसी नंबर से, जिससे अगर आप यूपीआई का आपका कुछ डिजिट मांगा और आपके सारे पैसे उड़ा लिए, या आपका एक वेबसाइट है जहां क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, या आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा फॉर फेडरल वेबसाइट्स, फोन्स एंड वेरियस मेथड्स यूज बाय फ्रॉडस्टर्स, जिसका इस्तेमाल करके बाकी कंपनीज़ को प्रोवाइड किया जाएगी रजिस्ट्री कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं जो ख़तरनाक है, जिससे कि रियल टाइम फ्रॉड को रोका जा सके और कस्टमर्स को भी बताया जा सके कि कैसे कंज्यूमर अवेयर रह पाएँ और कैसे इन केसेस से बचना है, डिजिटल फ्रॉड से बचना है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ थी, जैसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करी, वैसे ही वन नेशन वन ओम्बड्समैन की बात हुई जो 2021 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग इलाकों में कई तरह की समस्याएं होती थी। तो एनबीएफसी को लेकर हो गई, कोई बैंक को लेकर हो गई, कोई डिजिटल पेमेंट को लेकर हो गई। तो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सुधारने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, एक देश एक ओम्बड्समैन की बात की गई। तो 18 लाख कंप्लेंट रिसीव हुई पिछले साल, जिससे कि 97% केसेस पिछले साल ही क्लियर हो गए। तो एक अच्छा कदम है, जहां ज़्यादा फंसने के बजाय कि आपको अगर डिजिटल पेमेंट में दिक्कत है तो कहीं और जाओ, बैंक का है तो कहीं और जाओ, तो कोशिश की जा रही है कि एक यूनिफाइड वे में चीज़ों को आसानी तरीके से कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए सॉल्व किया जा सके, और काफ़ी सक्सेसफुली देखने को मिला है। तो उसी की तरह अब एक कदम है कि वो डिजिटल फ्रॉड को भी रोके और एक रजिस्टर तैयार करें टू स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड्स। अब देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद रही। लेंटिकुलर क्लाउड्स आर स्टेशनरी क्लाउड्स दैट फॉर्म मोस्टली इन ट्रोपोस्फेयर. Light combat helicopters, maximum speed of 268 km per hour. It has a range of 2000 km. Convention on International Road Traffic of 1949. India is not a signatory. Puga Valley is Uttarakhand. Seed scheme under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में यहाँ दिया है रेंज 2000 किलोमीटर की। अब जनरली भी सोचो भाई 2000 किलोमीटर की रेंज मतलब पूरा इंडिया बिना रिफिलिंग के वो चला जाएगा वो हेलीकॉप्टर। लाइट हेलीकॉप्टर अगर है तो क्यों भाई इतना फ्यूल लेके जाएगा, कैपेसिटी कैसे हो सकती है? तो आप ये बेसिक भी देखोगे तो आपको लग जाएगा नहीं भाई ये आंसर तो गलत होगा। तो आप इस तरह भी क्वेश्चंस को देख के आंसर कर सकते हो। आई होप अपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।